नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 26 दिसंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह विश्व का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है चिल्का झील की। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं उड़ीसा के तट पर चिल्का झील को। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है, लेकिन यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। दुनिया का सबसे बड़ा तटीय लैगून द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ को माना जाता है, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के न्यू कैलेडोनिया में स्थित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसे रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। तो यहां पर ये जो कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची में सूचीबद्ध किया गया था, जो कि भारत की तरफ से पहला भूभाग था। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। अगर हम चिल्का झील की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह भारत में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा शीतकालीन केंद्र है, जहां पक्षियों की 160 से भी ज्यादा प्रजातियां कैस्पियन सागर, बैकॉल झील, अरल सागर, रूस, मंगोलिया, मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख जैसे दूर दराज स्थानों से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नलबाना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है मंगलाजोड़ी पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की बहुतायता पाई जाती है। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, माइग्रेटरी बर्ड फाउंड डेड नियर चिल्का लेक इन ओडिशा। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि ठंडी के मौसम में चिल्का लेक में लाखों की संख्या में दूर दराज के देशों से पक्षी यहाँ पर आते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोकल लोगों के द्वारा इन पक्षियों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसीलिए बहुत सारे पक्षियों की यहाँ पर हत्या भी की जाती है, जिससे जुड़ा हुआ यह न्यूज है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मौसमी परिघटना चिल्लई कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है एक मौसमी परिघटना चिल्लई कला की। और आपको ध्यान में रखना है कि कश्मीर में अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और यहाँ पर अभी 40 दिनों तक कड़ाके की सर्दी होने वाली है, जिसे कि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा चिल्लई कला के नाम से पुकारा जाता है। चिल्लई कला एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी सर्दी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इन 40 दिनों के बाद भी वहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ती रहती है और इसीलिए इन 40 दिनों के बाद 20 दिनों तक चलने वाला जो समय है उसे हम चिल्लई खुर्द के नाम से जानते हैं। और चिल्लई खुर्द के खत्म होने के बाद 10 दिनों का चिल्लई बच्चा भी वहां पर होता है। ये सभी नाम वहां पर सर्दी के दिनों को दर्शाते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको नोट्स के रूप में दे दी हैं, जिसको कि आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, ब्रेविंग सब जीरो टेम्परेचर्स कश्मीरी वेंचर्स आउट ऑन हाउसबोट टू हार्वेस्ट अ वैल्यूड प्रोड्यूस। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस ठंडी के दौर के दौरान कश्मीर के लोगों के द्वारा कमल के तना को झीलों से निकाला जाता है, जिसे वहां पर स्थानीय रूप से नादूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कमल के तने का उपयोग कश्मीरी व्यंजनों में किया जाता है, विशेष रूप से वजवान की पारंपरिक दावत में, जिसकी चर्चा इस न्यूज में की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जिसको कि आप लोग जरूर ध्यान से नोट कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं,
यहाँ पर पहला कथन है, धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में उसकी पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की चर्चा हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, वह किसी भी अनपेक्षित यानी कि अनफोर्सिन व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के संचित निधि से अग्रिम निकासी का प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर नाम लिया गया है संचित निधि का। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के पास आकस्मिक निधि होती है। जो राज्य में आकस्मिक निधि होती है वह राज्यपाल के पास होता है और राज्यपाल इस आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है, यानी कि उनकी सिफारिश पर यहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, ना कि संचित निधि से। और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही सही है। तो यहाँ पर मैंने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा कर दी है, आप इसे नोट कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है कॉन्स्पिरेसी टू ब्रिंग बैक फार्म लॉ, और यह कांग्रेस के द्वारा कहा गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत आदेश है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्वेच्छा से नियमित अंतराल पर जनता के लिए सूचना प्रकाशित करनी होगी। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है सूचना के अधिकार अधिनियम की, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(2) के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, और यह उनके लिए अनिवार्य है ताकि जनता को आरटीआई अधिनियम का उपयोग का सहारा लेने की आवश्यकता न हो। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह सही है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्वेच्छा से ही नियमित अंतराल पर जनता के लिए सूचना प्रकाशित करनी चाहिए। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह 72 घंटों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई यहाँ पर सूचना मांगता है तो सामान्य परिस्थिति में सूचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो सूचना अनुरोध प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो घंटा है वह 48 घंटा है, जबकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वहां पर 72 घंटों का जिक्र किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यदि भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए खुफिया संगठनों से सूचना की आवश्यकता होती है तो यह संगठन ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो तो यहाँ पर आपको सूचना देने से इनकार भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मामला भ्रष्टाचार का है, मानवाधिकारों का है, तो यहाँ पर खुफिया संगठनों के द्वारा भी मांगे गए प्रश्न के जवाब में उत्तर देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मामला जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है या फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर खुफिया संगठन भी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर राजस्थान में आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिमुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे शब्द ब्रह्मांड के अवलोकन और उसकी समझ से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मांड का अवलोकन और समझ से। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिशु ऋण यानी कि बेबी लोन के ऊपर। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर यह समझाया गया है कि आखिर चाइनीज प्रोविंस के द्वारा इस बेबी लोन को क्यों ऑफर किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन में जो बर्थ रेट है वह काफ़ी गिर गया है उनकी पॉलिसी के कारण, और यहाँ पर चीन के कुछ ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पर ये जो गिरावट है वह काफ़ी तेज है। और इसी को देखते हुए वैसे चीनी प्रांत जहाँ पर आबादी बहुत ही तेजी से घट रही है, उनके द्वारा जोड़ों को शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए विशेष ऋण दिया जा रहा है, ताकि वह इससे प्रोत्साहित होकर के बच्चे पैदा करें। आपको ये ध्यान में रखना है कि चीन की जनगणना के आंकड़ों से यह पता चला है कि 1950 के दशक के बाद से उनकी जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे धीमी हो गई है। और इसी साल अगस्त में चीन ने अपने 2 बाल मानदंड में ढील दिया था, यानी कि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी उसमें ढील दिया था, और 3 बाल नीति यानी कि 3 चाइल्ड पॉलिसी को यहाँ पर समर्थन दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन में जब से 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, यानी कि 1980 के दशक से, तो यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण आप देख सकते हैं कि जो उनका बर्थ रेट है वह काफी तेजी से डिक्लाइन किया है, गिरा है। और यहाँ पर इसी को देखते हुए 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया गया था। और जब देखा गया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं गिरावट अभी भी जारी है, तो यहाँ पर चीन के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की नीति का समर्थन किया गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि चीन के 3 पूर्वोत्तर प्रांत जिसमें जिलिन भी शामिल है, वहां पर आबादी में सबसे ज्यादा कमी आई है। यहाँ पर कहा गया है कि इन क्षेत्रों में 2010 की तुलना में 2020 की जनसंख्या में लगभग 10.3% का गिरावट आया है। और अगर हम जिलिन की बात करें, जिसके द्वारा यह प्रोत्साहन राशि देने की बात कही जा रही है, वहां पर जो प्रतिशत है वह 12.7% है। और इसी को देखते हुए चीन के द्वारा वहां के लोगों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए इस विशेष ऋण की व्यवस्था की गई है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, यह कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उनकी आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी होगी तो वहां पर काम करने वाले लोगों की कमी आएगी, जिससे उसकी इकोनॉमी को भी अच्छा खासा झटका लग सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और न्यूज को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।